तो लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और एसिड और बेस में जैसे ये यहाँ पे आपके 10th क्लास के जो नोट्स थे उन्हीं को एक बार खोल देता हूँ। लास्ट क्लास वाले जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आई होप। एसिड और बेस के नोट्स। तो ये चैप्टर 2 था, इसे हमने स्टार्ट किया था। आपके नोट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, तो एसिड और बेस में पहले सिंपल सा डेफिनेशन बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो तो एसिड होते हैं, और बेस जो होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, है ना। जैसे साबुन हो गया, इनो हो गया, एसिड में लेमन का एग्जांपल हो गया। तो शुरुआत में जो एसिड और बेस की डेफिनेशन चलती थी वो चलती थी कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। ये जो पहले की क्लासों में आपने पढ़ा होगा। अब आपने एसिडिटी देखा होगा कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए बेस का यूज होता है, और बेसिसिटी को खत्म करने के लिए एसिड का कंजप्शन होता है। ये हमने कुछ पढ़ा। इसमें न्यू डेफिनेशन पे जब गए तो मैंने बताया कि एक H प्लस आयन होता है, एक OH माइनस आयन होता है। जैसे H2O जो होता है आपका वाटर, वाटर को अगर डिसोशिएट करें, अगर इसको तोड़े तो हम ये पाएंगे कि वाटर में से अगर एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो वो हाइड्रोजन बनता है H प्लस, और पीछे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पेयर पीछे रह जाएगा, उसको बोलेंगे OH माइनस। तो H प्लस जो होता है उसको तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और OH माइनस जो होता है उससे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। अब एसिड और बेस का नया डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाता है? Acids are the substance which, when dissolved into water, gives H plus ions. तो एसिड्स तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन हमें देते हैं। और जो बेस होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। ये एसिड और बेस की नई डेफिनेशन थी। फिर मैंने यहाँ पे एक लिया एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट एसिड एंड बेसिक नेचर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिनसे हमें पता लगे कि भाई कौन एसिड है और कौन बेस है। हर बार तो हम टेस्ट करने से रहे, है ना। कभी ऐसा हो गया कि लेबोरेटरी में कोई ऐसा एसिड और बेस हमने जीभ पे लगा के टेस्ट कर लिया जो बड़ा पॉइजनस था, जहरीला था, तो क्या होगा? हमारी डेथ भी हो सकती है। तो टेस्ट करके एसिड और बेस को पता लगाना, तो ये तो बड़ा ही गंवारों वालों काम हो गया, है ना। एकदम ही अनपढ़ों वाला काम हो गया। तो अच्छा काम नहीं है कि बार बार आप टेस्ट करके ही एसिड और बेस को पता लगाओ कि कोई सब्सटेंस जो है उसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पे हम काम में लेते हैं इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी सब्सटेंस की जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी है उसे। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेटर्स में कुछ एग्जांपल्स है, लिटमस पेपर हो गया। तो लिटमस पेपर क्या करता है? जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है बेस के केस में, अगर बेस उस पर लगाएंगे। जैसे साबुन हमारा बेस होता है, उसको लगाओ, लिटमस पेपर रेड होगा तो ब्लू ब्लू जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर उस पर एसिड हम लगाते हैं, एसिड की बूंदे लगाते हैं, वो रेड हो जाता है। तो लिटमस पेपर एक हमारा इंडिकेटर होता है। टर्मेरिक जो है, हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर है। जैसे बेस जो है, अगर मान लो हम अपन साबुन को हल्दी के साथ रखें तो हमें एक रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा, और एसिड के साथ कोई भी हमें कलर नहीं मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिनील और भी दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं। फिर मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाया कि भाई एसिड हो गया, बेस हो गया, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन कोई कितना ज्यादा एसिडिक है, कोई कितना ज्यादा बेसिक है, इस बात को कैसे पता लगाएंगे? तो कोई कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, इस चीज को बताने के लिए, स्ट्रेंथ जो है एसिडिटी और बेसिसिटी को दिखाने के लिए हम पीएच स्केल डिजाइन करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? द स्केल बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज गिवन। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है कि कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, उसे दिया जाता है
पीएच स्केल के द्वारा। इसे एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने दिया था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से 14 तक का एक बड़ा स्केल डिजाइन कर देते हैं। अगर कोई पीएच 0 है तो उसका मतलब हो गया वो हाईली एसिडिक है, और अगर कोई पीएच 14 है तो उसका मतलब हो गया वो हाईली बेसिक है। और बीच में pH इज इक्वल टू 7 है कोई वैल्यू, तो उसका मतलब हो गया कि वो न्यूट्रल है। 7 से कम जो भी वैल्यूज होगी वो एसिड की कैटेगरी में आएगी, 7 से ज्यादा जो भी वैल्यूज होगी वो बेस की कैटेगरी में आएगी। 7 से अगर ज्यादा बढ़ती है पीएच की वैल्यू तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और 7 से कम अगर एसिडिक, जो 7 से कम अगर नंबर कम हो रहा है, पीएच 0 की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। फिर मैंने अलग अलग कुछ सब्सटेंस लिए, उनकी पीएच ली, जैसे सी वाटर जो एसिड रेन होती है, टूथ डिके वाला स्टार्टिंग है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमच के अंदर, लेमन जूस है, ब्लड है। तो अलग अलग जो सब्सटेंसेस है हमारी जो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, उनकी हमने पीएच के जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे देखा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और अब यहाँ से आगे अपन लेते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और लास्ट क्लास में हमने जो सीखा उसे आगे लेते हैं। तो लास्ट क्लास में पीएच के बारे में सीखा, और एसिड और बेस को नए तरीके से डिफाइन किया कि अब जो हाइड्रोजन देते हैं वो तो एसिड होते हैं, जो OH माइनस लेते हैं वो बेस होते हैं। अब आज अपन जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेते हैं। देखो, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हाउ एनी सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है। हाउ एनी substance behave in chemical reactions। तो कोई सब्सटेंस जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे बिहेव करता है। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो केमिकल रिएक्शन में कैसे बिहेव करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैंने बताया, अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा 10th क्लास का, वो पूरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में ही पढ़ा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एसिड एंड बेस का, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह से केमिकली बिहेव कर रहा है। तो इस सेक्शन में अपन क्या सीखेंगे, जो अलग अलग एसिड और बेस होते हैं उनकी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है उसके बारे में अपन जानेंगे। यहाँ पे एसिड और बेस हमने अलग अलग तरह के दो सब्सटेंस को क्लासिफाई किया। इसके अलावा भी एक और सब्सटेंस होते हैं, इनको अपन बोलते हैं सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट जो है बार बार हमारे जो डिस्कशंस होंगे उनमें आएगा। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। सॉल्ट्स, इनको हिंदी में बोलते हैं नमक। जो हम घर पे नमक खाते हैं, ये नमक एक तरह का सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट ऐसा नहीं है कि केवल NaCl जो अपन घर पे खाते हैं एट होम जो घर पे जो नमक होता है वो कौन सा होता है, NaCl होता है। ठीक है, ये घर वाला घरेलू नमक है। घर पे जो नमक खाते हैं ये वो है। लेकिन NaCl को ही सॉल्ट नहीं बोला जाता, हालांकि NaCl सॉल्ट होता है, लेकिन NaCl के अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे MgCl2 हो गया, या फिर CaCl2 हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सॉल्ट ही है। Na2CO3 हो गया। तो ये सारे क्या है, सॉल्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, तो दीज ऑल आर सॉल्ट।
केवल NaCl ही सॉल्ट नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो एक्चुअल में सॉल्ट कौन होते हैं? सॉल्ट वो होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। तो सब्सटेंस विच आर नॉट एसिड और बेस, सब्सटेंस विच आर नॉट एसिड और बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, जैसे आप NaCl की बात करते हैं, NaCl को अगर पानी में डालोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? एक तो है ना। N मिलेगा और Cl मिलेगा। क्या आपको हाइड्रोजन और कौन आया थे? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन मिलेगा? जैसे एसिड और बेस का डेफिनेशन हम क्या बता रहे थे कि एसिड्स तो वो होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व जब हम करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, और बेस कौन होते हैं? जो OH- आयन देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो NaCl, हेलो, एक मिनट। यहाँ पे NaCl की बात हो गई, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, Na2CO3 हो गया, ये सारे जितने भी कंपाउंड्स इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको H+ और OH- नहीं मिलने वाला। हालांकि ये अलग बात है कि मिलता है तो वो दूसरे तरीके से मिलता है, पर यहाँ पे आप देखो तो NaCl और MgCl2 डायरेक्टली आपको ये H+ और OH- आयन नहीं देंगे। तो जब नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सॉल्ट की कैटेगरी। द सब्सटेंस विच आर नॉट एसिड और बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, आर कॉल्ड सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। सॉल्ट क्या होते हैं? जो ना तो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं ना ही बेस की तरह बिहेव करते हैं, वो सारे सॉल्ट कहलाते हैं। NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, Na2CO3 हो गया, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, केवल NaCl ही सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट एक पूरी कैटेगरी है, जैसे एसिड एक कैटेगरी होता है, केवल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वही एसिड नहीं है, केवल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही एसिड नहीं है। एसिड एक जिस तरह से कैटेगरी होता है, बेस एक जिस तरह से कैटेगरी होता है, वैसे ही सॉल्ट भी एक बहुत बड़ा कैटेगरी होता है जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केवल जो घर में नमक खाते हैं, जिसमें आयोडीन युक्त नमक जिसे कहा जाता है, तो वही केवल सॉल्ट नहीं होता, वो एक कैटेगरी है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग उसको सॉल्ट कहते हैं। उसको अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड बोलो तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो आज से शाम को जब मम्मी से आप बोलोगे मम्मी नमक कम है सब्जी में, तो उनको बोलना कि मम्मी सोडियम क्लोराइड NaCl कम है। तो मम्मी बोलेंगे कि कहीं ज्यादा पढ़ लियो या कम पढ़ लियो, तो सीधा वो बैलेंस मारेंगे, तब आपका अकल ठिकाने आएगा। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो एक सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट की कैटेगरी कहने का मतलब ये ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं, अब केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले रहते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। सबसे पहली कैटेगरी रहते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो मेटल्स होते क्या थे, आपने 9th क्लास में ही मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा। मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहती है, यानी कि जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जो देता है उसको अपन बोलते हैं मेटल्स। तो ऐसे मेटल्स के साथ जब कोई भी आपका एसिड या बेस रिएक्शन करता है तो उस केस में आपको एक तो मिलेगा सॉल्ट और दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन गैस। एक बेसिक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड पॉइंट, जब भी कोई एसिड ऑब्लिक बेस, जब भी कोई एसिड ऑब्लिक बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हमने देखा कि हम रिएक्शंस को ऐसे दिखाते हैं ना, इधर तो रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर प्लस दिखाते हैं और फिर एरो दिखाते हैं। तो जब भी कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उससे एक तो मिलेगा आपको सॉल्ट, एक तो सॉल्ट मिलेगा प्लस दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो ये दो चीजें आपको हमेशा मिलेगी अगर आप किसी एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो। तो ये एक ब्रह्मास्त्र का सूत्र है, ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान में रखना। एक स्टैंडर्ड ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि जब भी कोई एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं HCl की रिएक्शन, ये हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम से कराता हूँ Mg से। तो Mg से जब कराएंगे तो ये जो क्लोरीन है, देखो मैंने सॉल्ट का एग्जांपल बताया था, यहाँ पे Mg जो है Cl2 के साथ रिएक्शन करके MgCl2 नाम का सॉल्ट बनाता है। तो ये Mg इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बना लेगा। अब इसके अलावा क्या रिलीज होने वाली है, H2 गैस रिलीज होने वाली है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो HCl प्लस Mg गिव्स MgCl2 प्लस H2। अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। तो फटाफट बताइए बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, इसमें कहाँ पे गड़बड़ है, क्या लगाना चाहिए ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, बताओ। सर HCl के आगे 2। HCl के आगे 2 लगा देते हैं, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये तो था एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl क्या है, ये एसिड है ना। जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं NaOH का। देखो NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है। तो अगर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक एक मेटल होती है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा। हाइड्रोजन गैस जो है H2, ये तो रिलीज होगा ही होगा। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे एक सॉल्ट। इस सॉल्ट का फॉर्मूला होगा Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये सॉल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पे। तो फटाफट इसे भी बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस में क्या होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 अगर लगा दिया जाए तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये तो देखो रिएक्शन हो गई एसिड, ये है एसिड हमारा, और ये क्या है, मेटल। तो एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराई तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। सॉल्ट प्लस क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। और ये क्या हो गया, बेस प्लस मेटल। ये है बेस, और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो ये हमें मिला, देखो यहाँ पे सॉल्ट, और ये मिला हमें यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक रामबाण लाइन या नोट अपन को ध्यान में रखना है, जब भी किसी एसिड या बेस की रिएक्शन मेटल्स के साथ होती है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा हमें हाइड्रोजन गैस और मिलती है। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हमें सॉल्ट भी मिलता है। आई बात समझ में। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड या बेस की मेटल्स के साथ रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन लेते हैं अपन, रिएक्शन विद, या फिर अपन नया पेज ले लेते हैं, वहां से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूं, सेकंड अपन प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, विद एसिड्स। तो केवल हम एसिड के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इस केस में अगर मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो तो इस केस में देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम लास्ट ये जो था इसमें हमने एक एसिड प्लस बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिखा था। तो यहाँ पे देखो अपन को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी मैं एक स्टैंडर्ड नोशन लिख देता हूं। अगर मेटल कार्बोनेट
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा वाटर, एक तो क्या मिलेगा वाटर, एक मिलेगा CO2 और एक मिलेगा सॉल्ट। तो इससे हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के आपस में इसकी रिएक्शन किससे कराया हमने, सॉल्ट के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराया। तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O यहाँ पे हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में? इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेटल कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल होता है बहुत ही बढ़िया, ये होता है Na2CO3। Na2CO3 NO2CO3 ये एक मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है, Na2CO3। इसको नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या है, मेटल है और कार्बोनेट है। तो इसका रिएक्शन अगर एसिड से कराया जाए, जैसे एसिड के एग्जाम्पल में अपन लेते हैं HCl का एग्जाम्पल लेते हैं, तो HCl का एग्जाम्पल लिया, तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो एक तो मिलता है हमें NaCl यानी कि सॉल्ट मिल गया, प्लस मिलता है CO2 प्लस मिलता है H2O। तो सॉल्ट, CO2 एंड H2O यहाँ पे तीन हमें मिल गए अगर हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो। और बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2HCl लगा देते हैं, यहाँ पे 2NaCl लगा देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह से मेटल कार्बोनेट हो गया। तो इस मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हमने किससे कराई, हमने इस एसिड से कराई। तो इस एसिड से रिएक्शन कराने से हमें क्या मिला, एक तो मिला सॉल्ट और एक मिला हमें CO2 और एक मिला हमें H2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हो गया हमारा वाटर। तो ये एक हमें नियम ध्यान में रखना है कि अगर जब भी किसी मेटल कार्बोनेट की या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो है मेटल कार्बोनेट का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे Na2CO3 था, लेकिन दो सोडियम की जगह एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो इस केस में भी देखो NaCl मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O हमें मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस अगर हम करके देखें तो बैलेंस ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये मेटल कार्बोनेट है और ये क्या है आपका, ये है मेटल कार्बोनेट, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट और ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के आपस में रिएक्शन, इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। पहले वाली क्या थी, अगर एसिड और बेस की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराते हैं तो उससे हमें सॉल्ट मिलेगा एक तो, और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो आपको, पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। दूसरा, अगर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और तीसरा रिएक्शन है, अगर मान लो एसिड और बेस आपस में ही रिएक्शन करें। थर्ड रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर मान लो एक एसिड दूसरे बेस से रिएक्शन कर ले तो उस केस में क्या होगा,
अगर एसिड और बेस ही आपस में भिड़ पड़े, लड़ पड़े, तो उस केस में क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी इसी तरह से आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो इससे आपको एक तो मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा यहाँ पे वाटर। तो ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी किसी एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो उससे आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेस की। एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक एसिड का एग्जाम्पल ले लो, जैसे HCl हो गया। उसको अगर मैं बेस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ से आप देखोगे ये Na इस क्लोरीन को साथ में ले लेगा तो ये बन जाएगा NaCl, ये तो हो गया सॉल्ट। ये एक OH और एक H, क्योंकि H2O जो होता है, H2O जब टूटता है तो वो क्या बनाता है, H प्लस और OH माइनस बनाता है। यहाँ पे आप OH माइनस और H प्लस को जब कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी अपन को ध्यान रखनी है। एसिड प्लस बेस जो होता है जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट या वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे H2CO3 ये एक एसिड होता है। अगर इसकी रिएक्शन NaOH से कराई जाए, NaOH के साथ, तो यहाँ पे सॉल्ट तो मिलेगा हमें Na2CO3 प्लस जो इसके अलावा क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा H2O। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो ये तो हो गया देखो एसिड, ये हो गया एसिड H2CO3 और ये हो गया बेस। तो देखो आप देख सकते हो एसिड और बेस को आप उसको रिएक्शन कराएं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो अपन आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा अपन क्योंकि 2-3 दिन के गैप के बाद में अपन ने क्लास स्टार्ट की है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे अपन